जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़्याओफान मून के पवेलियन में पहुंच चुका है, जहां पर उसका मुकाबला हुआ था किंग मेंगसिक के डाओजुआन के साथ। दरअसल ये रियल डाओजुआन ना होकर उनका सोड इंटेंट था, जो कि ज़्याओफान की डेमोनिक पावर्स को सेंस करते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। इन दोनों के दरमियान हमें एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जिसके चलते ज़्याओफान का सोल डिवावरिंग बीड उस पर पूरी तरह से हावी हो गया। यहाँ पर ज़्याओफान मौत के कगार पर पहुंच चुका था, मगर उतने में ही एल्डर फिंग की सोल वहां आकर उसके हार्ट को प्योर करते हुए ज़्याओफान को बचा लेती है। साथ ही साथ एल्डर फिंग ने अपना सोड इंटेंट भी ज़्याओफान की बॉडी में डाल दिया, जो कि किसी प्रेशियस ट्रेजर से कम नहीं होगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि ज़्याओफान अभी भी उसी मून केव पवेलियन में है। यहाँ से डाओजुआन का सोड इंटेंट अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। साथ ही साथ ज़्याओफान ने देखा कि उसके सामने कई सारे लोटस फ्लावर फ्लोट हो रहे हैं, और उतने में ही वो लोटस फ्लावर काफी तेजी के साथ शाइन करते हुए ज़्याओफान को एक अलग जगह पर पहुँचा देते हैं। वेल इस जगह पर ज़्याओफान दो किस्म की एनर्जी को विटनेस कर रहा था। एक तो थी प्योर इवल पावर और दूसरी थी एक प्योर डाओ पावर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से इस जगह पर कैसे पहुंच गया, और उतने में वहां पर बिजलियां कड़कते हुए ज़्याओफान को किसी की आवाज आने लगी, जो कि कह रही थी ब्लैक हार्ट अब तुम मेरी सोड की पावर को विटनेस करोगे। जिसके बाद उन दोनों पावर्स में एक जोरदार क्लैश हो गया। साथ ही साथ पूरी जगह शेक होने लगी। तो ज़्याओफान ब्लड डिवावरिंग मिस का यूज करते हुए खुद को बचा लेता है। साथ ही वो ये भी समझ चुका था कि जिस बंदे को ब्लैक हार्ट बुलाया जा रहा है वही इस सोल कैप्चरिंग बीड का असली ओनर होगा। अब देखते ही देखते उस पूरी जगह पर इवल एनर्जी फ्लोट होने लगी। पूरा आसमान इस इवल पावर की चपेट में आ चुका था, और अब हमें दिखाया जाता है सोल कैप्चरिंग बीड का असली मालिक। वो अपने ओपोनेंट से कह रहा था कि तुम्हारी तलवारों में वो दम नहीं जो मुझे हरा पाए, क्यों ना तुम मेरी पावर्स को विटनेस करो और तुम्हें हम दोनों के दरमियान का फर्क नजर आ जाएगा। जिसके बाद वो इवल ड्रैगन आउट टर्न द सी टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर कई सारे इवल ड्रैगन्स को समन कर चुका था। वेल स्मोक से बने हुए ड्रैगन पहला ह्यूमंस थे, जिसके बाद वो अपने आप ड्रैगन्स में तब्दील हो गए। उन ड्रैगन्स के वहाँ आते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी लहर उठ चुकी थी। तो ज़्याओफान ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस मून केव में ऐसे भी शख्स है जो कि पूरे हेवन को तबाह करने की ताकत रखते। उतने में ज़्याओफान पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर बरसने लगी, जिसके चलते उसकी शील्ड ब्रेक हो चुकी थी। वो समझ चुका था कि ये दोनों पावर्स आपस में भिड़ चुकी है। वहीं पर राइचस पाथ को फॉलो करने वाले मास्टर की उसे आवाज आने लगी, जो कि ब्लैक हार्ट से कह रहा था कि तुम तो काफी ज्यादा गुस्से वाले हो, इतने हजारों सालों बाद भी तुम जरा भी नहीं बदले। जिसके बाद हमें उस राइचस पाथ के फॉलोअर को भी दिखाया गया, जो कि थे किंग मेंगसिक के पैट्रियार्क। ज़्याओफान तो उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। पैट्रियार्क ब्लैक हार्ट को बता रही थी कि मैं ही अर्थ एंड हेवन हूँ, इस दुनिया की हर चीज मेरे साथ जुड़ी हुई है। हम डाउ कल्टिवेटर्स तो बिना ताकत का यूज करे ही काफी कुछ कर जाते हैं, इसलिए तुम कभी मुझे हरा नहीं पाओगे, और ना ही तुम कभी अर्थ एंड हेवन की बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हो। जिस पर ब्लैक हार्ट कह रहा था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो कि मेरे कंट्रोल में ना हो। अगर मेरे एक हाथ में सन और मून की रोशनी है तो मेरे दूसरे हाथ में है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। मैंने भी तुम्हारे जैसी डाओ पाथ को अटेंड किया है, इसीलिए इस दुनिया में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं जो कि मुझे रोक पाए। ब्लैक हार्ट की बातें सुनकर पैट्रियार्क काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रही थी कि इस दुनिया में ऐसी कोई लिविंग बीइंग नहीं जिस पर हेवन के लॉज अप्लाई ना हो। हम सभी को हेवन के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता, और जो भी हेवन के खिलाफ गया उसने बस खुद की तबाही को बुलावा भेजा। जिसके बाद पैट्रियार्क ब्लैक हार्ट पर काफी हेवी प्रेशर रिलीज कर देते हैं। हालांकि ब्लैक हार्ट भी कुछ कम नहीं था, वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए पैट्रियार्क के अटैक को रोकने लगा। साथ ही वो पैट्रियार्क से कह रहा था कि इस केव में रह कर तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। और उतने में उसकी नजर पड़ी ज़्याओफान पर, और उतने में उनकी नजर पड़ी ज़्याओचेन पर। वो कह रहे थे कि बच्चे तुम्हारी बॉडी से मुझे सोल डिवावरिंग बीड की ऑरा महसूस क्यों हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने पैट्रियार्क के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी दोनों एल्डर्स ज़्याओफान से बात करने लगे। पैट्रियार्क उससे कह रहे थे कि बच्चे तुम्हारी जिंदगी तो मुश्किलों से भरी पड़ी है, तुम्हें हर बार काफी सारे मुश्किल डिसीजंस लेने पड़े। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम राइचस पाथ को फॉलो करते तो तुम्हारा फ्यूचर कैसा होता। मेरे ख्याल से राइचस पाथ को फॉलो करके तुम ऊंचाइयों को छू पाते। जिस पर ज़्याओफान कहने लगा कि मेरी लाइफ एक खौलते हुए तेल जैसी है, जो कि एक मछली को दिन रात खत्म करने की कोशिश कर रहा। मैं तो दिन रात इसी टॉर्चर को झेलता आ रहा हूँ। न जाने कितनी रातें
मैंने मौत के रास्ते पर गुजार दी। उस वक्त मैं सोचता हूँ कि काश मैं एक सही फैसला ले पाता, जिस पर पैट्रियार्क बताने लगे कि हेवनली डाओ के सामने हम सब एक बराबर हैं। हेवन ने तो हमेशा उसी बंदे का साथ दिया जो कि सच्चाई की बात को फॉलो करता हो, जिसने अपनी ख्वाहिशों को सप्रेस करते हुए राइचसनेस को होल्ड किया। अगर सभी लोग इसी बात पर चलते गए तो शायद इस दुनिया में शांति कायम हो जाएगी। यहाँ पर ज़ेफान को अपने बचपन की बातें याद आने लगी। जब उसके पेरेंट्स मारे गए तब उसने किंगमेंग सेक्ट को ज्वाइन किया, जहाँ पर उसे जियो के साथ किया हुआ मुकाबला याद आने लगा। ज़ेफान ने हमेशा राइचस पाथ को फॉलो करते हुए कड़ी मेहनत की थी। सोल डिवावरिंग बीड ना मिलने तक वो एक एवरेज डिसाइपल था, मगर फिर भी वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश था। उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके लाइफ में किसी चीज की कमी होगी। इस वक्त ज़ेफान सोचता है कि अगर वो सोल डिवावरिंग बीड मुझे ना मिलता तो शायद इतने सारे लोग मेरे हाथों मारे न जाते। और उतने में ही उसे ब्लैक हार्ट की आवाज आने लगी। वो ज़ेफान को बताता है कि हमारे एक्शंस ही हमारे वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि सोल डिवावरिंग बीड तुम्हारे पास होने की वजह से वो लोग तुमसे दूर हो गए, हालांकि यहाँ पर तुम पूरी तरह से गलत हो। ये सोल डिवावरिंग बीड तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसके बिना तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं था। जिसके बाद ज़ेफान को कुछ विजन्स नजर आने लगे, जिसमें उसे नजर आया कि किंगमेंग सेक्ट में पूरी तबाही मची है। उसके आसपास लाशें ही लाशें बिछी थी और फिर ज़ेफान पर भी अटैक हो गया। ब्लैक हार्ट उसे बता रहा था कि बिना सोल कैप्चरिंग बीड के तुम कुछ भी नहीं हो। अगर तुम्हारे पास ये बीड ना होती तो ये तुम्हारा फ्यूचर होगा। तुम सिर्फ अपने साथियों को मरता हुआ देख पाओगे। तुम्हारी आंखों के सामने एक कैटास्ट्रॉफी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेती। साथ ही ब्लैक हार्ट ज़ेफान के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करने लगा। वो कहने लगा कि इस दुनिया का बस एक ही नियम है, यहाँ पर बस स्ट्रांग ही सरवाइव कर सकता। अगर सोल डिवावरिंग बीड तुम्हें पावरफुल बनाती है तो फिर ये तुम्हारी कमजोरी नहीं हो सकती। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई की काफी सारी बातें की जाती हैं, मगर मुझे लगता है कि ये सिर्फ जंजीरें हैं जो कि बेवकूफ लोगों ने अपने पीछे छोड़ दी। यहाँ पर ज़ेफान ब्लैक हार्ट की बातों से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो चुका था। वो कहता है कि जिसके पास पावर्स नहीं होती वो बस दूसरे के हाथों मारा जाता, चाहे वो पावर किसी भी किस्म की क्यों ना हो, मैंने उसे हासिल करना ही चाहिए। उसकी बातें सुनकर ब्लैक हार्ट जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, बच्चे तुमने तो मुझे खुश कर दिया। अगर तुम्हारे पास सबसे भयानक पावर आ गई तो कौन जिएगा और कौन मरेगा इसका फैसला तुम करोगे। तुम जिसे चाहो उसे मार सकते हो और जिसे चाहो उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सब कुछ तो बस तुम्हारी विल पर डिपेंड होगा। और उतने में उसके हाथ में मौजूद चेस पीस ज़ेफान को एक और विजन में भेज देता है, लेकिन इस बार ज़ेफान के पास ब्लड डिवावरिंग मेस थी। वो सोचने लगा कि अगर मैं इस डेडली वेपन का यूज करके कैटास्ट्रॉफी को रोक सकता हूँ तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से मैं अपने पूरे सेक्ट को बचा सकता हूँ। बस फर्क इतना है कि इस वेपन को अपना बनाने के लिए मुझे खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। उसके ऐसा कहते साथ ही ब्लड डिवावरिंग की इवल पावर ज़ेफान की बॉडी में समा चुकी थी। वो पूरी तरह से इस ब्लड डिवावरिंग मेस की चपेट में आ चुका था और उतने में ही कई सारे डिमोनिक बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। हालांकि उतने में ज़ेफान ने सोल कैप्चरिंग एंड सीजिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही काफी सारी ब्लड सर्जिंग स्ट्राइक्स उन डिमोनिक बीस्ट पर अटैक करने लगी। ये हमला इतना ज्यादा भयानक था कि हजारों बीस्ट उसके हाथों एक ही स्ट्राइक में मारे गए। यहाँ पर ज़ेफान का खुद पर जरा भी काबू नहीं रहा। वो बस अपनी सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह करना चाहता था और तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने तो जियो पर भी हमला किया है। जियो को घायल देखकर तो ज़ेफान काफी ज्यादा पैनिक हो गया और फिर जियो ने उसी की बाहों में अपना दम तोड़ दिया। धीरे धीरे करते हुए वहाँ मौजूद सभी लोग वैनिश होने लगे। ज़ेफान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों को किसने मारा होगा, मैंने या फिर इन डिमोनिक बीस्ट ने। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें किंगमेंग सेक्ट का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर जियो एक व्हाइट बोन स्नेक डीमन को मारना चाहती थी, लेकिन उस स्नेक डीमन ने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पर कई सारे ब्लड स्ट्राइक्स रिलीज कर दिए, जिसे जियो ने उतनी ही तेजी के साथ कट कर दिया था। मगर उसी वक्त उस व्हाइट बोन स्नेक डीमन ने उस पर एक जोरदार अटैक कर दिया। यहाँ पर जियो को संभलने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन अचानक से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर जियो को उस अटैक से बचा लेता है। दरअसल वहाँ पर जियो की मास्टर और उसकी सीनियर सिस्टर आ चुकी थी। मास्टर शिव अपने डिसाइपल्स को बता रही थी कि व्हाइट बोन स्नेक डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका हम आमने सामने मुकाबला नहीं कर सकते, हमें कुछ भी करके इसका ध्यान भटकाना होगा। उतने में ही उस स्नेक डीमन ने अपनी ब्लड लैंसेस का यूज करते हुए इन लोगों पर अटैक कर दिया, जिसे मास्टर शिव काफी तेजी के साथ काटते हुए आगे बढ़ने लगी। इसी दरमियान वो अपने डिसाइपल्स को बताने लगी कि हमें इसके वाइटल ऑर्गन्स पर अटैक करना होगा।
और फिर मास्टर शियो ने अपनी सोड का यूज करते हुए वहाँ पर आइस फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। उनके ऐसा करते साथ ही वो व्हाइट बोन स्नेक डीमन पूरी तरह से बर्फ में कवर्ड हो चुका था। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए शुआन और जियो उसके काफी करीब पहुंच गई। जियो ने मिस्टिक आइस टेक्निक का यूज करते हुए स्नेक डीमन पर काफी जोरदार हमला कर दिया था। हालांकि इससे पहले कि जियो का अटैक उसके दिल को छू पाए, उस स्नेक डीमन ने तुरंत ही अपनी बोन को बढ़ाते हुए दिल को कवर कर लिया और अब उस स्नेक डीमन ने अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए इन दोनों पर भी हमला कर दिया। तो ये दोनों फटाफट से अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेती हैं, जिसके चलते व्हाइट बोन स्नेक डीमन का एक गजब का अटैक भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तब तक मास्टर शियो उस डीमन के सामने पहुंच चुकी थी। उन्होंने अपना 10,000 थंडर स्ट्राइक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ टियानिये टेम्पल और फेंगशियांग वैली के लीडर्स ने भी अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया। इसमें डाओ जुआन ने भी अपना सोड इंटेंट मर्ज कर दिया, जिसके चलते ये अटैक चारों एल्डर्स की पावर को रिलीज करते हुए स्नेक डीमन पर स्ट्राइक कर देता है। इस जोरदार एक्सप्लोजन में वो स्नेक डीमन बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिसके बाद हमें एक और डीमन किंग दिखाया गया, जो कि अपनी बॉडी से बहुत ही भयानक पावर्स को रिलीज करते हुए डिसाइपल्स को जलाकर राख करने लगा। साथ ही साथ वहाँ मौजूद सारे रॉक्स भी अपने आप हवा में फ्लोट होने लगे, जिसमें तो कई सारे डिसाइपल्स ट्रैप होकर मारे जा रहे थे। और इस तबाही को देख बीस्ट गॉड को मजा आने लगा। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शियो ने देखा कि उस स्नेक डीमन का दिल तो अभी भी काफी जोरों से धड़क रहा है। उसने बड़े ही तेजी के साथ अपनी पावर्स को रिस्टोर कर लिया था, यानी कि इन लोगों के सारे एफर्ट्स जाया हो गए और अब अटैक करने की बारी उस स्नेक डीमन की थी। वो तो गुस्से में आकर अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज करने लगा, जिसके चलते कई सारी ब्लड लैंसेस माउंटेन को चीरते हुए इन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जियो तो इसमें पूरी तरह से ट्रैप हो गई थी, मगर उसने जैसे तैसे उन ब्लड लैंसेस को कट करते हुए खुद को आजाद कर लिया। वहीं पर मास्टर शियो बता रही थी कि इस व्हाइट बोन स्नेक डीमन पर किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का कोई असर नहीं हो रहा। अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें फ्रॉस्ट का यूज करके इसे पूरी तरह से फ्रीज करना होगा। जिसके बाद मास्टर शियो ने अपने एक आइस बर्ड को समन करते हुए सीधे उस स्नेक डीमन पर हमला कर दिया। हालांकि स्नेक डीमन बड़ी आसानी के साथ उनके इस अटैक को डॉज कर देता है। वहीं पर शुआन दूसरी तरफ से काफी तेजी के साथ उस पर मुसलसल हमले करने लगी। वो जियो को बता रही थी कि हमने इसके वाइटल ऑर्गन को जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना होगा। तो अभी दोनों बंदियां 1 बाय 1 उस पर अटैक करने लगी। अगर वो जैसे तैसे एक के अटैक को काउंटर करता तो दूसरी उस पर हमला करने के लिए तैयार थी, जिसके चलते स्नेक डीमन भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। तब तक मास्टर शियो उसके दिल पर वार करने के लिए पहुंच चुकी थी, लेकिन ये सब बीस्ट गॉड ने देख लिया। ये बंदा अपने डीमंस को इतनी आसानी से तो मरने नहीं देगा, इसलिए जैसे ही बीस्ट गॉड ने चुटकी बजाई, उस स्नेक डीमन के दिल से कई सारी स्ट्राइक्स रिलीज होने लगती हैं। इनफैक्ट वहाँ पर तो काफी खतरनाक कोर फॉर्म हो गई थी, जो कि जी और उसकी सीनियर शुआन पर काफी जबरदस्त स्ट्राइक कर देती है। इस हमले में वो दोनों बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। शुआन तो पूरी तरह से बेहोश हो गई और वहीं पर जियो देखती है कि वो डीमन उन पर अटैक करने के लिए आ चुका है, मगर जियो जैसे तैसे उसके अटैक को डॉज करते हुए अपनी सीनियर को लेकर एक सेफ जगह पर पहुंच गई। यहाँ पर शुआन जियो को अपनी सोड दे देती है। वो कह रही थी कि इसका यूज करके इस डीमन का मुकाबला करो। इसलिए जियो ने गुस्से में आकर हेवन सेज डीमन स्लेयर टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग थंडर रिलीज हो रही थी। जियो की आइस पावर और शुआन की थंडर पावर अब पूरी तरह से एक हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ टियानियन टेम्पल के मास्टर ने डीमन सबड्यूइंग गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। इसमें फाशियान और फाशांग अपने मास्टर का पूरा साथ देने लगे, जिसके चलते वहाँ पर एक बहुत ही विशाल गोल्डन बॉडी अपीयर होने लगी। वो अपने जायंट हाथों से उस फायर बर्ड को क्रश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस फायर बर्ड ने अपने आसपास पत्थरों की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड बना ली थी, जिसे ब्रेक करने के चक्कर में टियानियन टेम्पल के मास्टर बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ स्नेक डीमन मास्टर शियो को बुरी तरह से घायल करते हुए चट्टानों पर पटक चुका था। तब तक जियो भी वहाँ पर पहुँच गई। वो तो सीधे उस स्नेक डीमन की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो उस डीमन ने उस पर अपने फायरबॉल्स रिलीज करना शुरू कर दिए। हालांकि जियो बिजली की रफ्तार से यहाँ से वहाँ मूव होकर उसके सारे हमलों को डॉज करने लगी, जिसके बाद उस स्नेक डीमन के एकदम करीब जाकर उस पर अपनी आइस और थंडर से अटैक कर देती है, जिससे वो डीमन किंग बुरी तरह से घायल हो गया। और इसी का फायदा उठाते हुए जियो ने उस पर एक और स्ट्राइक डिलीवर कर दी, जो कि सीधे उसके दिल को चीर देती है। तो इस तरह से जियो ने डीमन किंग के वाइटल ऑर्गन को डैमेज कर दिया था। यहाँ पर हम जियो के चेहरे पर एक स्माइल देख पाते हैं, क्योंकि वो जानती थी
कि अब इस डीमन किंग को मारना आसान हो गया। वहीं दूसरी तरफ टियानियन टेम्पल के सभी मॉन्क्स अपने मास्टर की हेल्प करने पहुंच चुके थे। उन सबकी डिवाइन पावर्स कंबाइन होते साथ ही उन्होंने क्रिएट की हुई गोल्डन बॉडी आसानी के साथ उस फायर बर्ड की शील्ड को ब्रेक कर देती है। वहीं पर एक और मास्टर अपने कई सारे फॉर्मेशंस को क्रिएट करते हुए इस डीमन किंग पर चारों ओर से हमले करने लगे, जिसके चलते वो डीमन किंग पूरी तरह से उसमें फंस चुका था और फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ वो मारा जाता है। ये सब देखकर तो बीस्ट गॉड भी एक सेकंड के लिए थोड़ा सा परेशान हो गया। इधर जियो अभी भी उस स्नेक डीमन को मारने के लिए उसे फॉलो कर रही थी। उसने यहाँ पर अपनी कई सारी फ्लाइंग सोर्ड क्रिएट करते हुए स्नेक डीमन पर हमला कर दिया, तो स्नेक डीमन बड़ी फुर्ती के साथ उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लगा। हालांकि उस स्नेक डीमन के सामने अब मास्टर शियो आ चुकी थी, जो कि एक फाइनल ब्लो के लिए तैयार हो गई। इसमें तीनों मास्टर्स ने उसका साथ दिया था, तो इन चारों की पावर्स ने मिलकर स्नेक डीमन को वहीं पर फ्रीज कर दिया। अब तो ये स्नेक डीमन जरा भी हरकत नहीं कर सकता था, इसलिए जियो अपनी दोनों तलवारों से उस पर स्ट्राइक रिलीज करते हुए कहने लगी कि तेरा खेल खत्म हो चुका। जियो के इस अमेजिंग स्ट्राइक के साथ वहां पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो चुका था, जिससे व्हाइट बोन स्नेक डीमन की हड्डियां उससे अलग हो गई, यानी कि इस डीमन किंग का काम भी तमाम हो चुका था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ज़ेओफान को देख पाते हैं, जो कि एक शतरंज में फंस चुका है। यहाँ पर ये दोनों मास्टर्स उसे अपनी अपनी बातें बताकर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। पैट्रियार्क चाहते हैं कि ज़ेओफान राइचियस पाथ को फॉलो करे, इसलिए वो ज़ेओफान को बताते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई, तुम वापिस लौट सकते हो, और अगर इस बार भी तुमने कोई गलत फैसला लिया तो फिर तुम्हारा वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। तुम इस डिमोनिक पाथ के अंधेरों में हमेशा हमेशा के लिए खो जाओगे। वहीं पर ब्लैक हार्ट कह रहा था कि तुम वापस नहीं मुड़ोगे। अगर हेवन तुम्हारा रास्ता रोके तो तुम अपने एक पावरफुल पंच के साथ उसके रूल्स को ब्रेक कर देना। अगर नेदर वर्ल्ड तुम्हें रोके तो तुम अपनी ताकत से उसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर देना। यहाँ पर ज़ेओफान को समझ नहीं आ रहा था कि उसने इन दोनों में से किसकी बात माननी चाहिए। तभी उसके पास ब्लैक एंड व्हाइट कलर के चेस पीस गिरने लगे। ब्लैक कलर के चेस पीसेस थे ब्लैक हार्ट के और व्हाइट कलर के थे पैट्रियार्क के। और ज़ेओफान को बताते हैं कि हेवन का रास्ता काफी ज्यादा क्लियर है, तुम्हें बस अपने माइंड को शांत करना होगा। नेगेटिव पावर्स को कभी अपने करीब आने मत दो, और हाँ, तुम्हें रास्ते में मिलने वाली हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना होगा, तभी जाकर तुम राइचियस पाथ के शिखर को छू सकते हो। और फिर कई सारे व्हाइट चेस पीस ज़ेओफान की तरफ आगे बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट भी अपने ब्लैक चेस पीस को लेकर तैयार था। वो ज़ेओफान को बताता है कि ग्रेट डाओ तो बस नाम के लिए ग्रेट है। अगर इस दुनिया में कोई चीज मैटर करती है तो वो है हार और जीत। यही इस दुनिया का अल्टीमेट ट्रुथ है, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। हजारों साल पुरानी दुश्मनी एक ही मैच में सेटल हो सकती है। वहीं पर पैट्रियार्क ज़ेओफान को बता रहे थे कि अच्छाई और बुराई हमारे बस एक थॉट पर ही डिपेंड करती है, तो तुम फैसला करो कि तुम्हें अच्छाई का साथ देना है या फिर बुराई का। वहीं पर ब्लैक हार्ट उसे बता रहा था कि राइचियस पाथ को फॉलो करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, और रास्ता काफी ज्यादा लंबा और डिफिकल्ट है। अगर तुम्हारे पास एक शॉर्टकट है तो फिर तुम इतने लंबे रास्ते को क्यों चुनोगे। यहाँ पर ज़ेओफान इन दोनों की बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या करना चाहिए। ये दोनों मास्टर अपनी अपनी बातें बताकर उसका दिमाग पूरी तरह से खराब कर चुके थे, जिसके चलते ज़ेओफान की डिमोनिक पावर्स एक्टिवेट होने लगी। अब वो एक और मेमोरी में पहुंच चुका था, जहां पर ज़ेओफान अपनी ब्लड डिवाउरिंग मेस का यूज करते हुए कुछ पेड़ों को काट रहा था, और उतने में वहां पर ज़ेओफान के मास्टर टियान पहुंच गए। ज़ेओफान तो उन्हें देखते ही अपने मेस को छुपा देता है। हालांकि मास्टर ने उसके हाथ में इस वेपन को देख लिया था। वो ज़ेओफान से पूछते कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, जिस पर ज़ेओफान ने कुछ भी शेयर करने से मना कर दिया। तो मास्टर उसे बताते हैं कि कल तुम्हें सेक लीडर डाओ जुआन के सामने पेश किया जाएगा। तो ज़ेओफान समझ गया कि ये सब उसकी वेपन की वजह से हो रहा, तो वो अपने मास्टर से पूछता है कि क्या कोई वेपन ईवल हो सकता है। तो इसका जवाब देने से पहले मास्टर टियान ने ज़ेओफान से एक सवाल पूछा। वो कहते हैं कि तुमने देखा होगा मेरी वाइफ के पास मोशुई नाम की सोड है, तो तुम्हें क्या लगता है वो सोड डिमोनिक होगी या फिर राइचियस। तो ज़ेओफान उन्हें बताता है कि आपने उस सोड की मदद से कई सारे इवल्स का खात्मा किया, जरूर से वो सोड राइचियस होगी। तो मास्टर ने उसे बताया कि वो सोड डिमोनिक सेक्ट से बिलोंग करती है। अब ये सुनकर ज़ेओफान काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कह रहा था मास्टर इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी आर्टिफैक्ट इवल है या राइचियस उस वेपन पर डिपेंड नहीं करता। जिस पर मास्टर टियान कह रहे थे हाँ बिल्कुल, जैसे आर्टिफैक्ट अच्छे या बुरे नहीं होते वैसे ही कल्टीवेशन मेथड भी है। तुम किस कल्टीवेशन को फॉलो कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ता है तुम्हारे
तुम्हारे कर्मा से। तुम अपनी कल्टीवेशन और अपने वेपन का यूज किस चीज के लिए करोगे, यही से सब कुछ डिफाइन होगा। इस दुनिया की हर एक चीज नेचर से ही ओरिजिनेट हुई है, तो वो अच्छी या बुरी नहीं हो सकती, बल्कि इसका फैसला तो ह्यूमन हार्ट पर डिपेंड रहता है। तो अब यहाँ पर ज़ाफन को सब कुछ समझ आ चुका था कि उसने आगे करना क्या है। साथ ही साथ वो अपनी राइचस पाथ की डिवाइन एनर्जी उस सोल बीड में डालने लगा। वो अपनी मिस से कह रहा था कि मैं जो भी फैसला करूंगा तुम्हें उसे मानना पड़ेगा, चाहे मैं अच्छाई की राह पर चलूं या फिर बुराई की। दुश्मन तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मेरे अपने भी मुझसे दूर हो जाएंगे। इन सारी चीजों को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि यही मेरी किस्मत होगी। जिसके बाद वो इन दोनों एल्डर्स को डांटने लगा। उनसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी राह पर नहीं चलूंगा। साथ ही वो ब्लैक हार्ट को धमका रहा था कि दोबारा से मेरा दिमाग खराब करने मत आना। अगर तुम में इतना ही दम है तो यहाँ आकर मुझे खत्म करो। ब्लैक हार्ट को ज़ाफन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी भी ज़ाफन के सामने एक न चली। वो कह रहा था कि ना ही अच्छाई और ना ही बुराई, ना ही सच और ना ही झूठ, मेरा रास्ता तो मेरे दिल से निकलेगा। मैं तुम दोनों की बात पर नहीं चलना चाहता। जिसके बाद ज़ाफन ने एक जोरदार लात मारते हुए सिलीजन को ब्रेक कर दिया। ये देखकर तो दोनों एल्डर्स काफी जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते हैं कि इस बच्चे ने तो अपना एक अलग ही रास्ता चुना। चलो, हम दोनों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ज़ाफन की बॉडी में राइचस पाथ की पावर के साथ साथ डिमोनिक पावर्स भी मर्ज हो रही है। उसने अपनी एक अलग ही पाथ बना ली थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।